हाँ भाई, कैसे हो सब? बढ़िया। तो कल वाला पढ़ लिया होगा, उम्मीद है रिवाइज किया होगा। अब कल हम लोगों ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति, अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति, उससे संबंधित कुछ थ्योरी की बात कर ली थी, है ना। लगभग 5 थ्योरी की चर्चा हम लोग कर चुके थे, आप लोगों ने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली होगी। अब अंतिम जो थ्योरी है जिसको कीमोजेनेसिस थ्योरी या रासायनिक अवधारणा भी कहते हैं जीवन उत्पत्ति की, है ना। या केमिकल इवोल्यूशन भी जिसको अपन कह सकते हैं एक तरीके से, कीमोजेनेसिस अवधारणा की बात करें उससे पहले अर्थ के शुरुआती एनवायरनमेंट के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो नोट लगा करके उसमें बात करते हैं। अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर, अर्थ का शुरुआती एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। तो देखें, जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था, शुरुआती वातावरण, तो आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शुरुआत में गैसेज बनी थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी, है ना। तो अर्ली अर्थ पर वातावरण में हाइड्रोजन व हीलियम गैसें वातावरण गैसें उपस्थित थी। शुरुआत में जो अर्थ थी उसके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें थी वो मौजूद थी। लेकिन जो अर्थ का हाई टेम्परेचर था और अर्थ के और सूर्य के तापमान के कारण, सूर्य से आने वाले खतरनाक सोलर तूफानों के कारण, है ना, अर्थ के कम गुरुत्वीय बल के कारण वो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें थी, जो हल्की भी थी, वो पृथ्वी की सतह से दूर ब्रह्मांड के अंदर चली गई थी, है ना। तो लेकिन अर्थ पर लंबे टाइम तक ये नहीं रह पाई, है ना। लंबे टाइम तक जो है ये अर्थ की सतह पर नहीं रह पाई। अर्थ व सन के हाई टेम्परेचर के कारण, पावरफुल सोलर तूफान के कारण, अर्थ के लो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हाइड्रोजन व हीलियम अर्थ की सतह से यूनिवर्स की तरफ चली गई, है ना। तो इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम थी जो हल्की थी, लेकिन लंबे टाइम तक वो नहीं रुक पाई। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले क्यों नहीं रुक पाई, तो अर्थ का सन का हाई टेम्परेचर जो था वो इसके लिए जिम्मेदार था, क्योंकि जब भी गैसें गर्म होती है तो वो और हल्की हो जाती है, और हल्की होने पे वो सतह से दूर जाती है। और आज की तरह उस वक्त पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वीय बल जिसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल था, वो इतना ताकतवर नहीं था जो गैसों को बांध कर रख पाए जैसे कि आज रख पा रहा है ना। कि अगर आज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स न हो तो हमारी अर्थ की सतह पर जो ये गैसों का प्रेशर है वो नहीं रह पाता, सारी गैस यूनिवर्स में चली जाती, जैसा कि चंद्रमा में भी है ना। वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो वहां का एटमॉस्फेयर हमारी तरह, मतलब वहां पर एटमॉस्फेयर भी, उसकी डेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो न के बराबर वहां पर है। क्लियर ना। तो ये शुरुआती एटमॉस्फेयर की बात की है, नोट करें पॉज करके। फिर अर्थ का जो सेकंड एटमॉस्फेयर है उसकी बात करेंगे।
फर्स्ट एटमॉस्फेयर की बात कर ली है, सेकंड एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। सेकंड एटमॉस्फेयर, तो जो सेकंड एटमॉस्फेयर था इसका निर्माण किस वजह से हुआ? तो इसका निर्माण वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या है? ज्वालामुखी घटनाएं के कारण हुआ। इसमें मीथेन, अमोनिया, CO2 व जलवाष्प ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में मुक्त हुई। क्लियर ना? तो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का जो फटना था, तो पृथ्वी का जो कोर था वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ये कोर वाला भाग है अर्थ का, तो सेंटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उस वजह से वहां पर जो मेटल वाला पार्ट है वो पिघला हुआ है लावे के रूप में। वहां पर गैसों का, वाष्प का बहुत ज्यादा दाब है, और इतना प्रेशर अगर रिलीज नहीं किया जाए किसी छिद्र से तो अर्थ जो फट सकती है। इसीलिए ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और इन्हीं मार्ग से होते हुए ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और अर्थ के वातावरण में उस वक्त काफी सारी गैसें जो थी वो मुक्त हुई। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें थी? मीथेन, अमोनिया, CO2, जलवाष्प, वाटर वेपर हो गई। क्लियर ना? तो ये सब गैसें जो थी वो मुक्त हुई। अब हुआ क्या कि जो सन था, सन से यूवी रेडिएशन जो थी, सनलाइट के अंदर जो सनलाइट थी उसमें जो यूवी थी, उस यूवी की वजह से जो वाटर था उसकी स्प्लिटिंग हुई। यूवी के प्रभाव से जो जल था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में बदल गया। अब जो हाइड्रोजन थी ये हल्की होने के कारण यूनिवर्स में चली गई, है ना? जो हाइड्रोजन थी वो हल्की थी, इसलिए वो कहां चली गई? यूनिवर्स की तरफ। और जो ऑक्सीजन थी, इसकी अगर हम लोग बात करें कि जो ऑक्सीजन थी ये रिएक्ट हुई किसके साथ में? ये मीथेन के साथ इन्होंने क्रिया की। मीथेन व अमोनिया से क्रिया करना, और मीथेन और अमोनिया से क्रिया करने के बाद में मीथेन और अमोनिया को इस ऑक्सीजन ने किस में बदल दिया? CO2 जल व नाइट्रोजन के अंदर, N2 में। क्लियर ना? तो ये जो जल था वो वाष्प के रूप में था, ये जल वाष्प के रूप में था, क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त बहुत ज्यादा था। अब उस समय क्या था कि पृथ्वी का वातावरण था नहीं, जो एटमॉस्फेरिक लेयर आज है वो उस वक्त नहीं थी, तो उल्का पिंड सीधे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके बिना किसी रुकावट के अर्थ की सतह से टकराते थे। तो पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। अर्थ की जो सरफेस थी वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, और उन्हीं गड्ढों में जो जलवाष्प थी, क्योंकि धीरे धीरे फिर पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो जो जलवाष्प वातावरण में थी उसका संघनन हुआ, और उसके संघनन से बरसात के रूप में जो जल था
वो इन बड़े बड़े गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो गया, जो आज समुद्र के रूप में है, रेन। तो इससे किसका निर्माण हुआ? समुद्र का निर्माण, समुद्र का निर्माण। तो केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनेसिस की थ्योरी से पहले ये चीज इसलिए मैंने आपको बताई है क्योंकि जो ओपेरिन हेल्डेन की बात अभी करेंगे, जिन्होंने कीमोजेनेसिस के बारे में बताया था, उनके अनुसार जो केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनेसिस हुआ था वो इसी एक्वेटिक माहौल के अंदर हुआ था, समुद्र के अंदर हुआ था। तो ये जो है हम लोगों ने बात की, तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम थी, सेकंड के अंदर जो थी मीथेन, अमोनिया वगैरह, CO2 वगैरह, वाटर वेपर वगैरह मुक्त हुई थी, और ये वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हुआ था। लेकिन उसमें भी कई बदलाव आए कि जो वाटर वेपर था उस पर यूवी जब गिरी तो वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज कर दिया, और हाइड्रोजन सतह की तरफ जो थी वो चली गई ब्रह्मांड में, और जो ऑक्सीजन थी वो मुक्त रूप से नहीं रह पाई क्योंकि उस वक्त रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। वो ऑक्सीजन जो थी वो रिएक्ट हो गई मीथेन और अमोनिया से, और उसको CO2 और H2O और नाइट्रोजन वगैरह के अंदर बदल दिया, और जो जलवाष्प थी वो फिर संघनित होकर के जल के रूप में, समुद्र के रूप में बदल गई। तो शुरुआत में ऑक्सीजन मुक्त रूप से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी, वो H2O वगैरह के रूप में थी। इसलिए कहते हैं कि शुरुआत का जो वातावरण था वो रिड्यूसिंग वातावरण था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मुक्त रूप में अपसेंट थी, अतः अर्ली एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, है ना। और यही रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो था उसने हेल्प की जीवन की उत्पत्ति के लिए। आज अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त रूप से उपस्थित है, और ये मुक्त रूप से जो ऑक्सीजन आज उपस्थित है वो बायोमोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर सकती है। इसलिए आज नई सेल की उत्पत्ति या ओरिजिन संभव नहीं है, क्योंकि वातावरण आज ऑक्सीडाइजिंग है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, नोट करें बोल करके, ठीक है। तो ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताई है। ये सब चीजें एनसीईआरटी के शुरुआती 3-4 पन्नों में थ्योरी के रूप में आपको बताई गई है। एनसीईआरटी ने पूरा इवोल्यूशन जो है उसको पैराग्राफ या एक थ्योरी के रूप में आपको समझाया है। उसी को हम लोग डायग्रामेटिकली अलग अलग करके जो है सीक्वेंस है ऑर्डर वाइज नोट्स के रूप में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो जो एनसीईआरटी की थ्योरी है वो इजीली समझ में आ पाए। लेकिन शर्त ये भी है कि उस थ्योरी को आप लोग पढ़ें, क्योंकि उसके डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम जो है कीमोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। छठी जो थ्योरी है कीमोजेनेसिस थ्योरी या केमिकल ओरिजिन अवधारणा, ये ओपेरिन हेल्डेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ओपेरिन व हेल्डेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, क्लियर ना। और इसके लिए ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम से अपनी एक पुस्तक बुक भी पब्लिश की थी। तो इन्होंने क्या बताया कि इस थ्योरी के अनुसार अर्थ पर इनऑर्गेनिक पदार्थ से
ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या पदार्थों से फर्स्ट सेल उत्पन्न हुई। और ये सब जो था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर ही हुआ था। नोट करें इसको पोज करके। इमोजेनेसिस। तो देखें इसमें अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हम लोग इसकी बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज सबसे पहले फ्री एटम स्टेज थी। फ्री एटम स्टेज जिसके अंदर अर्थ पे मुक्त परमाणु के रूप में एटम मौजूद थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, है ना, ये मुक्त रूप से थे। फिर क्या हुआ कि जो सेकंड स्टेज थी, हाई टेम्परेचर की वजह से जो हाइड्रोजन था उसने ज्यादातर ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया और इससे जो था हाइड्रोजन, वाटर, CO2, नाइट्रोजन वगैरह जो थे वो उत्पन्न हुए थे। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? इनऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण। फर्स्ट इनऑर्गेनिक पदार्थों का या इनऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था कि हाइड्रोजन जो था उसने मुक्त ऑक्सीजन को भी H2O वगैरह के रूप में बदल दिया। फिर जो था इनसे जो थी एक, यहां पर आप लोग अमोनिया को भी दिखा सकते हैं, NH3। तो सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे, अगर आपसे पूछ ले वो कौन से थे, तो वाटर और अमोनिया बनने वाले प्रथम इनऑर्गेनिक पदार्थ थे। यहां पे मैं लिख देता हूं कि वाटर व अमोनिया प्रथम बनने वाले इनऑर्गेनिक पदार्थ थे। ये एक अलग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इनऑर्गेनिक के आपस में क्रिया करने से जो है वो ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस। तो वो कौन बने? वो मीथेन बना था, वो हाइड्रोजन साइनाइड बना था। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले बनने वाले सरल प्रकार के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो कौन से थे? मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी क्रिया करने से जो है फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर का निर्माण हुआ या सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर का निर्माण लिख लो आप लोग। और उसमें क्या क्या बना? ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड बने, जीवाणु के जो एक अलग होते हैं ना वही, फैटी एसिड बने, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल बना, न्यूक्लियोटाइड बने। फिर इनमें आपस में आकर्षण हुआ, इनमें आपस में सहसंयोजी बंध बने, जिससे ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर है ये ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल
वृहद अणु का निर्माण इन्होंने किया ना। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण हुआ, जिसमें एमिनो एसिड के आपस में जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण हुआ, ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से पॉलीसेकेराइड बने, जो कि कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसेकेराइड, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड के आपस में जुड़ने से वसा बनी, न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से डीएनए आरएनए बना। तो ये बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल जो थे वो निर्मित हुए। फिर इन्हीं से जो है आगे चल करके जो है प्रोटोप्लाज्म बनता है, आपको पता है, और यही प्रोटोप्लाज्म जो है वो फर्स्ट सेल का आधार बना। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि हम लोग अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े तो ओपेरिन हेल्डेन के अनुसार इन ऑर्गेनिक से जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे, और इन ऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मुक्त एटम स्टेज थी, जिसमें हाइड्रोजन उच्च तापक्रम के कारण अन्य अणु परमाणु से रिएक्ट होकर के इन सब के रूप में बदला। इसमें प्रथम जो बनने वाले इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं उसमें वाटर और अमोनिया मेन थे। तो फ्री ऑक्सीजन उस वक्त नहीं थी, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो था उसने क्रिया कर ली थी। क्लियर ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि फ्री ऑक्सीजन अब्सेंट था। तो इस क्रम में आप लोग देखें कि आपको पूछा जा सकता है कि इन इनऑर्गेनिक पदार्थों से जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे वो कौन से थे? मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड, और इन्हीं की क्रिया से जो थे वो सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमेरिक फॉर्म जो थे वो बने थे, जिसमें ये सब बायोमोलिक्यूल के मोनोमर हैं, और इन्हीं की क्रिया से जो थे बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बने, जो प्रोटोप्लाज्म का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, नोट करें। चलो, अब जो ओपेरिन हेल्डेन के अनुसार जो ये पूरी प्रक्रिया हुई है ना, तो ओपेरिन व हेल्डेन के अनुसार, ओपेरिन व हेल्डेन के अनुसार कीमोजेनेसिस की प्रक्रिया समुद्र के किनारों पर उपस्थित जल में हुई, और इसके लिए जो है उन्होंने एक हॉट डाइल्यूटेड सूप भी नाम एक टर्म दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप, इसको हेल्डेन सूप भी कहा गया ना। और इसी के अंदर वो जैव अणु विकसित हुए थे, जैव अणु इसमें मौजूद थे, और इन्हीं जैव अणुओं का अर्थ के मतलब किनारों पर जो क्ले पार्टिकल थे ना, मिट्टी के जो कण थे, उन पर वो जैव अणु आपस में इकट्ठा हुए, और वहां पर ही उनके जुड़ने से जो है वो कोशिका के रूप में वो बदले थे। ओपेरिन की बुक का नाम भी याद रखना, ओपेरिन बुक जो थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कर लो, नोट कर लो। अब शुरुआत में वो कौन कौन सी प्रेरक थे जिन्होंने इस कीमोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई, है ना? तो कीमोजेनेसिस
जेनेसिस के लिए अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई की बात करें तो कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ तो उसके लिए ऊर्जा कहाँ से जो थी उपलब्ध हुई, कहाँ से ऊर्जा इसके लिए मिली, क्योंकि है ना बिना एनर्जी के तो है कि एटम से जो है मॉलिक्यूल नहीं बन सकते, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल बिना ऊर्जा की सप्लाई के नहीं बन सकते। तो वो ऊर्जा कहाँ से आई, तो अर्थ वेसन के हाई टेम्परेचर से, वोल्केनिक इरप्शन से, वह अर्थ का रिड्यूसिंग वातावरण भी इसके लिए प्रेरक साबित हुआ। है ना, तो ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से जो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो हो पाया। नोट करें पोज करके। अब स्टेनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने जिन्होंने अपने प्रयोग से ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस को सही साबित किया। तो हेडिंग क्या रहेगी कि केमिकल इवोल्यूशन या ओरिजिन का प्रायोगिक सत्यापन, कीमोजेनेसिस अवधारणा का प्रायोगिक सत्यापन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कीमोजेनेसिस थ्योरी। क्लियर ना। तो ये किसने की, इसे यूरी व मिलर नामक वैज्ञानिकों ने किया। तो इसके लिए जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। उस पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि उसके अंदर 2 फ्लास्क लिए गए थे, एक गैस चैम्बर था और दूसरे चैम्बर के अंदर जो था वाटर को लिया गया था, जल को लिया गया था। तो जैसे इसके अंदर जल भरा गया था, उस जल को कितने तापमान पर गर्म किया गया था, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना बताएंगे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि इतने तापमान पर इस जल को जो है वो वाष्प के अंदर बदला गया, है ना। तो जल वाष्प के रूप में वो बदला और एक ट्यूब की सहायता से इस चैम्बर को एक दूसरे चैम्बर के साथ जो है वो जोड़ा गया। तो जो दूसरा चैम्बर था उसको गैस चैम्बर बोला गया। गैस चैम्बर, और इस गैस चैम्बर के अंदर जो है कुछ गैसों का मिश्रण लिया गया था। उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को उन गैसों का जो मिश्रण है उसके बारे में या उसके अनुपात के बारे में पता है। मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है और इस तरफ से आई जल वाष्प है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो गैसों का मिश्रण है और इन गैसों का जो अनुपात लिया गया था वो आपको याद रखना है, 2:1:2 में, है ना। इस अनुपात में इनको इस फ्लास्क के अंदर गैस चैम्बर में रखा गया था। स्पार्किंग चैम्बर भी इसको कहा गया है। अब इसमें ऊर्जा का स्रोत जो था उसकी भी जरूरत थी, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया कि ना ऊर्जा के स्रोत के बिना जो है वो कीमोजेनेसिस की जो प्रक्रिया वो संपन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस फ्लास्क के अंदर इलेक्ट्रोड की व्यवस्था की गई थी। इलेक्ट्रोड,
क्या, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड प्लस माइनस, और इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करवाई गई, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, और इस विद्युत डिस्चार्ज की वजह से जो है 75,000 वोल्टेज क्रिएट हुआ, और ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत। इससे जो था यहाँ पर जो ये गैसें थी, इन्होंने आपस में क्रिया की। फिर क्या किया गया, इस फ्लास्क को नीचे से एक कंडेंसर के द्वारा जोड़ा गया, संगणक जिसको बोला गया है, और फिर सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए इसका जो कनेक्शन है वो किया गया इस फ्लास्क के द्वारा। तो यहां पर जो है ये संगणक है, कंडेंसर। तो इसमें इस तरफ से ठंडा जल प्रविष्ट कराया गया, कोल्ड जल, और इस तरफ से जो है वो गर्म जल बाहर आया। तो ये संगणक है, और ये जो है वो रेन का एनालॉगस है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग कर लेंगे, और पूछेंगे कि जो बरसात हुई थी इनिशियली, उस बरसात का घोतक कौन है, ये कंडेंसर है, क्योंकि यहाँ से जो गैसों ने क्रिया की और जब वो यहाँ से गुजरेंगी तो वो गर्म होती है, लेकिन उनके चारों तरफ जैकेट के अंदर जब ठंडा जल प्रवाहित हो रहा था, तो जल ने उसकी गर्मी ले ली और वो गैस से ठंडी होकर के तरल में बदल गई, और वो जो तरल था वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया, वो जो तरल था वो यहां आकर के इकट्ठा हो गया ट्रैप के अंदर, तरल। इस तरीके से ये जो पूरा प्रयोग था वो पूरे 18 से 19 दिन तक चलता रहा, है ना। और इस प्रयोग के दौरान इस तरल का जब एनालिसिस किया गया तो इसके अंदर जैव अणु पाए गए, जैव अणु, और उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड थे, है ना। और वो एमिनो एसिड कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे एक तो याद रखना ग्लाइसिन, और एक याद रखना एलेनिन, और एक याद रखना एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये 3 एमिनो एसिड आपको इसमें याद रखने हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है कि टेम्परेचर कितने तापमान पे जल को गर्म किया गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया। गैस चैम्बर के अंदर गैसों को किस अनुपात में लिया गया, 2:1:2, 2 अनुपात मीथेन का, 1 अनुपात नाइट्रोजन का, और 2 अनुपात में हाइड्रोजन को रखा गया है। क्लियर ना। संगणक किसकी तरह कार्य करता है, बरसात के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा का स्रोत कौन है, इलेक्ट्रोड है। स्पार्किंग के दौरान कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ, 75,000 वोल्टेज क्रिएट हुआ। और इसके अलावा जो है जो तरल प्राप्त हुआ उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड थे, तो उसके अंदर ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक अमाइनो एसिड जो थे वो मौजूद थे। ये इस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन है, नोट कर लें पॉज करके। तो इस प्रयोग से मिलर ने बताया कि जब गैसों को उचित ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है तो उनकी क्रियाओं से जो है वो बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल, उनका निर्माण होता है। इस प्रयोग को और भी कई ऐसे ही प्रयोग को अलग ऊर्जा का स्रोत लेते हुए और भी वैज्ञानिकों ने किए थे, जिनको अलग ऑर्गेनिक उत्पाद प्राप्त हुए थे, है ना, जो ये प्रूव करते कि वास्तव में केमिकल एवोल्यूशन जो था अर्थ के ऊपर हुआ था। ठीक है, नोट करें पॉज करके। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये मिलर के प्रयोग पर बनने वाले क्वेश्चन हो गए। अब मिलर ने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट का जो अपरेटस था, इसके पास में एक कंट्रोल भी रखा था। जो कंट्रोल इन्होंने अपने इस मेन एक्सपेरिमेंट के अपरेटस के पास रखा था, उस कंट्रोल में किसी एक कंपोनेंट को हटा दिया।
और वो कंपोनेंट जो उन्होंने हटाया वो इस मेन अपरेटस में था। तो कंट्रोल में उस एक कंपोनेंट के अभाव की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगा कि उसका क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिलर के प्रयोग में जो कंट्रोल था उसमें क्या एब्सेंट था, तो उसमें एब्सेंट था ऊर्जा का स्रोत। तो मेन अपरेटस में ऊर्जा का स्रोत था, तो 19 दिन बाद जब देखा तो उसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उपलब्ध थे तरल में। लेकिन जिस अपरेटस के अंदर कंट्रोल में ऊर्जा का स्रोत इलेक्ट्रोड एब्सेंट था, 18 दिन 19 दिन के बाद में जब उस तरल का एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर एमाइनो एसिड वगैरह या दूसरे जो जीव अणु थे वो नहीं बने थे, जो इस बात का इंडिकेट करता है कि केमिकल इवोल्यूशन के लिए भी ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है ना। इसको मैं नोट में लिख देता हूं कि मिलर ने अपने प्रयोग में लिए कंट्रोल अपरेटस में एनर्जी स्रोत मतलब इलेक्ट्रोड को नहीं लिया था। अतः कंट्रोल अपरेटस में बने तरल में एमिनो अम्ल एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन इस पे ये बनता है, नोट कर लो। तो ये ऑपेरिन हेल्डेन अवधारणा की भी बात हो गई, उसका प्रायोगिक सत्यापन भी हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। अब आप लोग देखो कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर जो उल्कापिंड आके टकराए हैं उनसे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि वास्तव में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है। एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा, लेकिन ऑपेरिन हेल्डेन जो थे वो ये नहीं समझा पाए कि इनऑर्गेनिक से प्रथम कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। इसके बारे में अभी तक जो था वो किसी वैज्ञानिक ने कोई बात प्रस्तुत नहीं की थी, है ना। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि देखो कि सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक पदार्थ से क्या बने, ऑर्गेनिक पदार्थ का बनना, और ऑर्गेनिक पदार्थ जो हैं इनसे फर्स्ट सेल का बनना। अब इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक पदार्थ से प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ था। तो ऑर्गेनिक पदार्थ से फर्स्ट सेल बनने के लिए निम्न आवश्यकताएं होती हैं। निम्न आवश्यकताएं होती हैं, निम्न नीड जो है उस दौरान होती हैं। और वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि एक बाहरी दीवार उपस्थित हो, है ना। और ये जो बाहरी दीवार है वो सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन। और ये आंतरिक वातावरण है और ये बाहरी वातावरण है ना। तो जब तक एक आउटर मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होगा तब तक उस कोशिका का आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण से अलग नहीं हो सकता। या एक सेल का अस्तित्व तभी हो सकता है जब उसके आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग किया जा सके, तो वो सेल मेम्ब्रेन के रूप में। फिर
दूसरी शर्त क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग अणु की उपलब्धता। सेल्फ रेप्लिकेटिंग अणु का मतलब यहां पे क्या होगा, डीएनए या आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ हो जो उसका नियंत्रण करे वो उपलब्ध हो। फिर ऊर्जा की सप्लाई की जाए, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग अणु में म्यूटेशन होना चाहिए कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल आनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर उत्परिवर्तन होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। जब तक उसमें म्यूटेशन नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं आएंगे, तो जीनोटाइप चेंज नहीं होगा तो फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। और यही अर्ली स्टेज में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो म्यूटेशन ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था जीवों के अंदर या कोशिकाओं में विभिन्नता लाने के लिए, और उस वजह से ही विकास हो पाया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले होता है, एक ही बार होता है, उसके बाद में तो जो लाइफ बनी है उसमें इवोल्यूशन होता है, उसमें बदलाव आता है। तो उस बदलाव के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके पूरा होने पर ही ऑर्गेनिक पदार्थों से जो है कोशिका का निर्माण हो सकता है। समझ रहे हो? तो मतलब सेल मेम्ब्रेन की उपस्थिति हो, उसके अंदर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल हो जिसकी खुद प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता हो, वो एरर प्रोन हो, उसके अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया से बदलाव आने चाहिए, और अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं के लिए बाहर से ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो भी होनी चाहिए। पृथ्वी पर जो शुरुआती उच्च तापमान था, यूवी रेडिएशन आ रही थी, वो म्यूटेशन में भी इन्वॉल्व थी और मतलब आनुवांशिक पदार्थ के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करने में सहायक थी। इसके अलावा इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक बने थे उसमें न्यूक्लियोटाइड बने थे, और न्यूक्लियोटाइड है एटीपी, तो वो एटीपी जो था वो काफी बना हुआ था, तो उसने ऊर्जा की सप्लाई भी की थी, है ना। तो ये कुछ अवेलेबिलिटी शुरुआत में थी जिस वजह से इनऑर्गेनिक से प्रथम कोशिका या प्रिमिटिव कोशिका, आदिम कोशिका का निर्माण हुआ था। इन्हीं की वजह से हुआ होगा, तो नोट करें पोज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ, उनसे प्रथम आदिम कोशिका का निर्माण हुआ था, और इस प्रथम आदिम कोशिका को जो है वो प्रोटोबायोंट बोलते हैं। प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट। और ये जो प्रोटोबायोंट है इसके दो उदाहरण के रूप में वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए थे। एक तो है कोएसरवेट और एक है माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर कोएसरवेट ओपेरिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ओपेरिन द्वारा प्रस्तुत, और ये सिडनी फॉक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सिडनी फॉक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना। तो इनकी अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जैसे कोएसरवेट की बात करें तो कोएसरवेट जो था इसे कृत्रिम रूप से कार्बोहाइड्रेट व
प्रोटीन से बनाया गया, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जनन अनुपस्थित होता है, इसमें ग्रोथ व मेटाबॉलिज्म कुछ उपस्थित था। लेकिन इसके अंदर क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और जनन अनुपस्थित है, इसीलिए इसको प्रथम सेल की उत्पत्ति से संबंधित एक अच्छा कैंडिडेट नहीं माना जा सकता, है ना, क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और जनन अनुपस्थित था। तो इसीलिए इसे फर्स्ट सेल की उत्पत्ति से संबंधित अच्छा कैंडिडेट नहीं माना जा सकता। क्लियर ना? फिर बात करते हैं माइक्रोस्फीयर की। इसको प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर भी बोलते हैं, प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर, और इसे प्रोटीन व लिपिड से बनाया गया। इसमें जो है क्या क्या उपस्थित था, है ना, तो इसमें जनन, मेटाबॉलिज्म, सेल मेम्ब्रेन इत्यादि उपस्थित थे। तो माइक्रोस्फीयर को जो है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक अच्छा कैंडिडेट माना गया कि, है ना, इसी से जो है आगे चल करके प्रथम सेल जो है वो बनी होगी। क्लियर ना? नोट करें पॉज करके। चलो आगे बात करते हैं। ये प्रोटोबायोंट की बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं इयोबायोंट की, या न्यूक्लियोप्रोटीन अणु की। इयोबायोंट, इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। इयोबायोंट को जीवन का प्रथम संकेत कहा गया है, जीवन का प्रथम संकेत, साइन, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ अगर आपको पूछ ले तो वो इयोबायोंट है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर के जो वो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है, जैसे ये जो है मान लो डीएनए है, तो इसके बाहर की तरफ जो है इसके साथ साथ प्रोटीन भी उपस्थित होती है। ये क्या हो गई? प्रोटीन। अब ये जो इयोबायोंट है अपने चारों तरफ ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। ये है ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ। और ये ऑर्गेनिक पदार्थ जो है वो एटीपी है, और एटीपी का एक न्यूक्लियोटाइड, और ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा की सप्लाई देता है इसको, है ना। इसी बनी हुई एटीपी को यूज करके ये जो इयोबायोंट है वो अपनी पुनरावृत्ति करता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर पाई जाती है और इसमें म्यूटेशन की क्षमता भी पाई जाती है। अब ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मान लो इसका कोई टुकड़ा अलग हो गया, स्मॉल टुकड़ा, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन मान लो अगर ये किसी अन्य इयोबायोंट में प्रवेश कर जाए, यदि यह अन्य इयोबायोंट में
प्रवेश कर जाए तो यह लिविंग हो जाता है। तो यहां से वायरस का कॉन्सेप्ट आया कि वायरस भी तो ऐसे ही होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन ही है वायरस भी, जो बाहर है तो नॉन लिविंग और अंदर सेल के आ गए तो लिविंग हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये वायरस हो सकता है। अतः ये वायरस की उत्पत्ति से भी संबंधित है। वायरस की उत्पत्ति से भी संबंधित हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये बात हो गई किसके लिए? ईओबायोंट के लिए। नोट करें पॉज करके। अब वैज्ञानिकों ने बताया कि हो सकता है कि जो ये ईओबायोंट है और माइक्रोस्फीयर है ये दोनों पास पास आए हों, और ईओबायोंट में न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, और माइक्रोस्फीयर में सेल मेम्ब्रेन है ना। तो एक तरफ माइक्रोस्फीयर और दूसरी तरफ जो ईओबायोंट, ईओबायोंट। तो माइक्रोस्फीयर और ईओबायोंट जो है इनके आपस में फ्यूजन से जैसे माइक्रोस्फीयर में सेल मेम्ब्रेन हो गई और ईओबायोंट जो वो उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये जो है फर्स्ट सेल के रूप में बनी होगी, ऐसा मानना है। समझ रहे हो? इसके अलावा एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी है, आरएनए संसार अवधारणा, जिसके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले आरएनए आया था और उसके अंदर एंजाइमेटिक क्रिया होती है। उसी आरएनए ने बाद में डीएनए बनाया। डीएनए ज्यादा स्टेबल था तो ज्यादा जीवों के अंदर वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रह गया, और आज भी आरएनए भी कई जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है ना। ये आरएनए संसार अवधारणा थी, हाइपोथेटिकल है ये भी। तो ये जो बातें हैं हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में यहाँ तक हो गई है। अब अगली क्लास में हम लोग जो ये फर्स्ट सेल है इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि ये सेल कैसी थी और इससे किस तरीके से आगे चल करके जो है नई सेल बनी, मतलब हमारी यूकैरियोटिक सेल बनी थी। तो जो फर्स्ट सेल थी वो प्रोकैरियोटिक थी जिसमें कई बदलाव आए, जिसकी वजह से वो यूकैरियोटिक सेल में बदली। तो ये बातें हम लोग कल करेंगे, और उनको करने के बाद में जो इवोल्यूशन है उसके प्रमाण की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं और मस्त रहें।